राम राम भाई लोगों। हम अपनी सीरीज़ के सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं, ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अक्षांश क्या होती हैं, देशांतर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। मतलब क्या है कि अपने पहले अध्याय फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की स्थिति वो आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार है भूभाग या जियोड। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब पृथ्वी अपनी ऊपर से ध्रुवों से चपटी है, ध्रुवों से चपटी, गोल नहीं है अपनी पृथ्वी। ठीक है ना। ये देखो, ये लिख रहा है कि यह उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अब अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप। मतलब क्या है कि पृथ्वी का लघु रूप है, वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार में हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, और कोई पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी आ जाते हैं। मतलब एक ग्लोब के बारे में बता रहा है बेसिकली कि ग्लोब कैसे कितने प्रकार के होते हैं, और कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ठीक है ना। तो इनके बारे में मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को यहाँ से अपना क्वेश्चन बनेगा, अपन वहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ते हैं अपन। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब पृथ्वी पर अपन को पता नहीं लग सकते कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कैसे है। तो उसका पता लगाने के लिए अपन ग्लोब का प्रयोग करते हैं थोड़ा बहुत। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। मतलब अपन ने क्या किया है कि पृथ्वी का लघुत्तम रूप ले लिया ग्लोब। ठीक है, उसको दिखाता हूँ, ग्लोब को दिखाता हूँ। ये रहा, ये पृथ्वी का अपन ने लघुत्तम रूप ले लिया है। ये सॉरी हो गया था। ये लघुत्तम रूप ले लिया अपन ने। तो अब इसमें पता लगाने के कि कोई देश कहाँ पर है, आपका गांव कहाँ है, आपका मतलब अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ पर है। तो इन सबका स्थिति का पता लगाने के लिए कि मतलब इस पर क्या रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं। ऐसे कुछ रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, कुछ ऐसे खींची गई हैं, ऐसे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और इस पर बनाया गया है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। इसमें ये बताया गया है, ये ग्लोब है ना अपना, जैसे ग्लोब पे ये जो सुई है इनकी बता रहे हैं, ये और ये तो कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर वास्तव में ऐसी वो जो पृथ्वी पर है, ऐसी कोई भी सुई नहीं है। ये बस अपनी जो कक्षा में घूमती है सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, देखते अपन इसको क्या अक्ष बोलते हैं, इसको इनको ये ना, ये इन दोनों पे घूमती है अपनी। तो इस पे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर।
ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी। ठीक है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे इसे विषुवत व्रत इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब ये है कि अपनी पृथ्वी है। ठीक है ना। इस वाले जो इसको ऐसे नहीं देखते अपन, ऐसे देखते हैं। मान लो ये पृथ्वी गोल नहीं बनी, कोई बात नहीं, अपनी ये पृथ्वी है। ठीक है। यहाँ पे तो इसको अपन बोलेंगे, इसको दो भागों में बांट दिया, बीच में से एक गेंद लिए, गेंद को अपन दोनों भागों में बांट दिया, तो इसको तो बोलेंगे क्या, उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। जो इस लाइन इन दोनों को विभाजित कर रही है लाइन, इसको बोलेंगे विषुवत विषुवत व्रत। ठीक है। इसमें बताया यही, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत नाती है। एक काल्पनिक व्रत नाती है। देखो ये ऐसे अपन को एक हिस्सा दिख रहा है इसका, तो ऐसे घूम के चारों तरफ ऐसे घूम रही है ये। ठीक है। तो इसको व्रत बोलेंगे, विषुवत व्रत। और इनको बोलेंगे बिंदु। यह बिंदु, ये व्रत नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें अंतर्वश में ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर व्रतों को अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसमें बता रहा है, देखो अक्षांश रेखाएं, ऐसे विषुवत रेखा है, इसको बोलेंगे अपन 0 डिग्री। इसको बोलेंगे विषुवत रेखा, मान लो इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखाएं, अब ऐसी आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ये एक दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये देखो व्रत है पूरा, और यहाँ पे थोड़ा बिंदु हो गया। ठीक है। तो इनको ही बोला गया है कि ये तो जो क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं उनको बोलेंगे अपन अक्षांश रेखाएं, और जो बिंदु होते हैं जिनको इन अक्षांशों पे, इनको अंश बोलेंगे। जैसे 20 डिग्री अक्षांश, ऐसे इनको अंश बोलेंगे अपन। जब देखो ये समांतर दोनों एक जैसी हैं, तो इसको समांतर रेखाएं भी बोलते थे, समांतर रेखाएं। ठीक है। आगे देखते हैं। विषुवत व्रत 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव को बताता है। इसमें ये कह रहा है, तो उसमें देखते अपन। देखो ये तो है 0 डिग्री, इसको बोला इसने 0 डिग्री, ये वाली रेखा को तो इसको 0 डिग्री बोला है। ठीक है ना। अब देखो अपन को क्या है, एक ही दिख रही है राइट साइड, एक भाग ये दिख रहा है, और इसके पीछे भी एक भाग होगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे ये भी होगा, ऐसे ये होगा, ऐसे ये देखो ये पूरा दिख रहा है अपन को, ये वाला ऐसे ये, तो ये तो अपन को पूरा दिख रहा है, पर यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं ये 1/4 भाग है बस। तो 90 डिग्री, तो 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, तो 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ। ठीक
ठीक है। तो 90 अक्षांश यहाँ पे होंगे ऊपर तक और 90 डिग्री अक्षांश यहाँ होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है एवं विषुवत वृत्त के दक्षिणी सभी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे हम कहेंगे कि अपना भारत कहाँ पे, तो अपना भारत कहाँ पे, यहाँ पे कर्क रेखा के यहाँ पे इधर, यहाँ पे ये अपना भारत मान लो, कर्क रेखा के बीचों बीच अपने भारत से कर्क रेखा बीचों बीच निकलती है। ठीक। तो इसलिए कह रहा है कि इसलिए अक्षांश के मान, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे अपन कहेंगे कि भारत कहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश के बीचों बीच निकलती है। तो ऐसे बोलेंगे अपन उसको। और उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में हेलो हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो ये कह रहा है कि मान लो ये है, ठीक, ये अपने विषुवत रेखा खींचती बीचों बीच निकल रही है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अपन मान लो 20 डिग्री, यहाँ पे अपन की 20 डिग्री, 20 डिग्री लिख दिया अपन। अब 20 डिग्री यहाँ पे अपना चंद्रपुर मान लो, यहाँ पे क्या है, चंद्रपुर। ठीक है। अब यहाँ पे 20 डिग्री, ये तो है उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 20 डिग्री है और इसी पे ही यहाँ पे मान लो, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पे होगा, सॉरी, ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे है बेलो हॉरिजॉन्टो, बेलो हॉरिजॉन्टो। तो ये बोल रहा है कि देखो एक ही अक्षांश पे दोनों दोनों, ये भी 20 डिग्री अक्षांश पे, ये भी 20 डिग्री अक्षांश पे। तो कैसे पता लगाए कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है? तो इसलिए अपन उसमें ऊपर लिखेंगे उत्तर और नीचे लिखेंगे दक्षिणी। तो चंद्रपुर तो हो गया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और बेलो हॉरिजॉन्टो हो गया 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक है। ये आगे देखते हैं, अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में, या अक्षांश बोले या समांतर रेखाएं बोल लें। ठीक है ना। देखो यही, इस चित्र को देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है आपका। ये होगी अपनी विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा होगी अपनी। ठीक है ना। ये 0 डिग्री बोलेंगे इसको। यहाँ पे होगी कर्क रेखा, कर्क रेखा इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तर ध्रुव। ठीक है। ये बिंदु होगा। ऐसे यहाँ पे नीचे 60 मकर रेखा, फिर दक्षिण ध्रुव व्रत, और फिर ये आ गया दक्षिणी ध्रुव। तो बेसिकली इनके बारे में अपन को पढ़ना है। 66.5 डिग्री के बारे में, 23.5 डिग्री जीरो और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो आगे देखते हैं इसमें। विषुवत वृत्त 0 डिग्री होता है, यह आपको बता दिया। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, तथा दक्षिणी ध्रुव
90 डिग्री दक्षिण अक्षांश होता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं और भी हैं, वो ये हैं, देखो जो आपको मैंने बता दिया अभी। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया अभी, वही बताया इसमें। अब ये देखना है कि अक्षांशों का काम क्या है, अक्षांश क्या काम आती हैं, तो ये बताती हैं ताप कटिबंध, मतलब टेम्परेचर के बारे में बताती हैं कि कौन से स्थान पर कौन सा टेम्परेचर है। जैसे मान लो कि कहते हैं कि अंगूर की खेती कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो अंगूर क्या होता है, एक वैसा पौधा है बेल, तो उसको मतलब उमस टाइप में चाहिए उसको, तो उसको गर्मी भी चाहिए और बरसात भी चाहिए टाइम टाइम। तो ये होता है विषुवत रेखा पे, ठीक है ना। तो किसी भी अपन बस ये देखनी है इसमें तापों कटिबंध में, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये दो अक्षांशों के बीच के, ये हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया अपना 0 डिग्री। तो देखो इन ये तो इन दो अक्षांशों के बीच के दो अक्षांशों के बीच के स्थान को, उसको बोलते हैं कटिबंध, और ये बताते हैं टेम्परेचर को कि कौन सा टेम्परेचर कहाँ पे है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो ठंड पड़ती है, वहीं आप केरल में जाओगे तो वो आर्द्रता रहती है उसमें। तो ऐसा क्यों, तो इस अक्षांश की वजह से ही होता है वो, कि अपन बता सकते हैं कि अगर अक्षांश नीचे है तो थोड़ा वैसा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये कह रहा है कि देखो ये अपनी विषुवत रेखा आ गई, यहाँ पे विषुवत रेखा के यहाँ कर्क रेखा आ गई, ये मकर रेखा, कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है, और ये अपनी 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो ये कह रहा है कि सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक ऊपर रहता है। तो देखो सूर्य यहाँ पे, ये सूर्य ऊपर जाता है तो सूर्य का उत्तरायण होता है, नीचे आता है तो सूर्य का दक्षिणायन होता है। तो क्या ऊपर नीचे जाता रहता है ये सूरज तो नहीं जाता है, पर पृथ्वी अपनी घूमती है तो अपन कह सकता है कि सूरज ऊपर नीचे जा रहा है। तो कर्क रेखा जो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कुछ जो भी आदमी होंगे, जैसे भारत यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है तो यहाँ पे जाता है, तो जून में आता है यहाँ पे कर्क रेखा पर, तो यहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। और वहीं यहाँ पे क्या होंगी, सर्दियाँ होंगी इस टाइम पे मकर रेखा वाले स्थान पर, ठीक है। तो ये बोला है कि इसके बीच के स्थान को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इन दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो स्थान है उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य एक बार चमकता ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो देखो ये वाला था, ये वाला देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये उष्ण कटिबंध, देखो ये दिख रहा है उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का स्थान उष्ण कटिबंध, और वहीं देखो 23.5 डिग्री से लेकर 66 साढ़े 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, तो इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे यहाँ पे नीचे भी इस स्थान को बोलेंगे तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब शीत भी रहती है और थोड़ा गर्मी भी पड़ती रहती है, थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज यहाँ पे मान लो यहाँ पे, तो सूरज की जो किरणें होंगी तो यहाँ तक तो सीधे जाएंगी वो, पर वो यहाँ पे तिरछी जाएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पे कम रोशनी पहुँचेगी सूर्य की, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम पहुँचेगी, तो यहाँ पे बर्फ जमा होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ ठंड बढ़ती रहेगी। ये देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव
व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच आने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो आपने बता दिया कि भाई सूरज की जो रोशनी है ऊपर नहीं पहुंच पाती है, तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे जो मौसम होता है वो मध्यम होता है, तापमान ना तो ज़्यादा ठंडा ना ही गर्म। अब उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव ये बिंदु है, तो ये व्रत है, ठीक है ना। ये 66.5 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। मतलब क्या, सूरज की जो रोशनी है ना वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है, तो जब सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ पे तो वो बिल्कुल ठंडा इलाका रहेगा। जैसे अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका पे क्या है, सूरज की रोशनी पड़ी जा नहीं पाती है, तो वो क्या ठंडे रहते हैं, बर्फ़ जमी रहती है उनमें, तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे ना कोई जीवन रह ही नहीं सकता वहाँ पे, ठीक है। अब देशांतर अपन ने पढ़ लिया। अक्षांश क्या होता है, अक्षांशों का काम क्या है, अक्षांशों का काम क्या है, वो तापमान को बताती है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे देशांतर क्या है, ठीक है। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यक होती हैं। मतलब ये कह रहा है कि जैसे अपन को किसी देश के बारे में पता लगाना है कि ये कहाँ पर है ये देश, तो अपन की उसकी अक्षांश और देशांतर रेखा है, अक्षांश और देशांतर पता लग जाए ना, तो हम उसकी स्थिति को बता सकते हैं कि ये देश कहाँ पर है और क्या कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आप अक्षांश को आपको पता है, पर उसके साथ साथ आपको देशांतर का भी पता होना चाहिए। तो ये बताया कि मान लो कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जैसे मान लो ये कह रहा है कि ये तो ये है, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर, ऐसे ऐसे, ठीक। तो देखो अभी कह रहा है कि मान लो यहाँ पे 20 डिग्री अक्षांश, मान लो यहाँ पे 20 डिग्री ये अक्षांश है, ठीक है। जब 20 डिग्री अक्षांश है ये, तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि टोंगा प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, यहाँ पे तो है टोंगा द्वीप, टोंगा द्वीप इसमें भी ज्वालामुखी फूटा था जो बहुत तीव्रता था, भूकंप था इसमें। और यहाँ पे मान लो ये हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम में उदाहरण के साथ दे सकता है इसको। तो अब इसका पता लगाना कि लेफ्ट राइट कौन सा इनमें से, अब हम ये तो पता है कि बिजली अक्षांश पे है, पर ये कैसे पता लगा कि कौन सा दाएं कौन सा बाएं। तो इसके लिए ये देशांतर खींची गई हैं कि भाई इसके साइड तो पूरब में, तो ये इसकी साइड पश्चिम में, तो टोंगा द्वीप तो पूरब में और मॉरिशस द्वीप पश्चिम में, तो इससे पता लगा कि दाएं बाएं कौन सा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपना। तो इनको क्या है, देशांतर को यामोत्तर भी कहते हैं, ठीक है, यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धव्रत होते हैं, ये ध्यान रखना बिल्कुल। जो जो अक्षांश होती हैं वो व्रत होती हैं पूरी, पर जो ये देशांतर होते हैं ये अर्धव्रत होती हैं, बस इनमें ये डिफरेंस रखना। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती हैं एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। ये देखो, ये देशांतर रेखाएं, ये अपने ध्रुव हैं, ये वाला। अब ये देशांतर रेखाएं देखो यहाँ से बढ़ रही हैं, यहाँ से बढ़ रही हैं और धीरे धीरे घटती जा रही हैं। देखो यहाँ से बड़ी बड़ी फिर छोटी हो गई, यहाँ से बड़ी यहाँ से छोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आके बिंदु मिलती हैं, तो ध्रुवों पर जाने पर ये विषुवत रेखा है अपनी, मतलब विषुवत रेखा है, यहाँ से ध्रुवों से ऊपर जाने पर ये घटती जाती हैं, ठीक है।
तो अक्षांश या समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। इनकी जो लंबाई सभी जो अक्षांश रेखाओं की जो रेखाएं ना, उनकी जो लंबाई है वो समान नहीं है, पर इनकी लंबाई समान है। अक्षांशों की लंबाई समान नहीं है पर देशांतरों की लंबाई समान है, ये ध्यान रखना, ये इनमें डिफरेंस है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख प्रमुख यामोत्तर कहेंगे, तो इसका मान 0 डिग्री देशांतर होगा। यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगी 180 डिग्री पूर्व व 180 पश्चिमी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ये कह रहा, मान लो कि ये देखो, ये ऐसी ये रेखा है ना, ये सब रेखा है, ये 180 डिग्री रेखाएं, 180 हैं ये रेखाएं, ठीक है ना। तो 180 ये हो गई, यहाँ से सामने दिख रही है, और 180 प्लस पीछे हैं, ठीक है ना। तो एक ही होने के कारण तो ये कितनी होगी, 360। तो 360 में तो एक 180 दोबारा से जुड़ रही है, तो एक घटा देंगे इसमें से, तो किसी में 359 का जीरो भी तो है, ये देखो ये जीरो, तो फिर से ये 360 हो जाती है, ठीक है। और जो अक्षांश हैं वो 90 डिग्री 180 है वो, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, तो यहाँ से जो इधर के साइड से यामोत्तर रेखा है, यहाँ से आगे की इसके तो पूर्व के होंगे और इसके पश्चिम के होंगे, ठीक। अब ये है कि अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अब देखो, ये यहाँ से देशांतर आई, ये देशांतर आई, यहाँ से एक अक्षांश आई, यहाँ से एक अक्षांश आई, तो ये चौकुटा भाग, ये भाग बना, इस चौकुटे भाग को कहते हैं ग्रिड, ग्रिड, ठीक है ना। अब ग्रिड को देखो, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए आपको असम में पता है कि असम में ये धुबरी ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसका लोकेशन, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जब भी देखोगे आप उसमें तो आपको पता लगाया कि ये धुबरी का लोकेशन है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। तो अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो यह बिंदु धुबरी का ही स्थित होगा, तो ये धुबरी यहीं पे होगी। आगे ये आप पढ़ लेना थोड़ा, वैसा ही है, हम इसको पढ़ते हैं अपन, ये इम्पोर्टेंट है। ये है, अपन क्या किया, ये इंग्लैंड का ही शहर ये रहा ग्रीनिच, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा अपन ने खींची, थोड़ा सीधा नहीं होता है, यहाँ से, तो यहाँ से खींची अपन ने, तो ये +1 है ना, ये 1 घंटे है, ये 1 घंटे, ठीक है। तो ये तो पूरब की दिशा होगी, ये होगी पश्चिम की दिशा, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे अभी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, इसको भी देखेंगे अपन। देशांतर को काम क्या है, देखो अक्षांशों का पता लग गया अपन को क्या काम है। अक्षांशों का काम है तापमान बताना। अक्षांशों का काम क्या है, अक्षांशों का काम तापमान बताती हैं, ठीक है।
और देशांतर का काम क्या है, समय को बताना। ठीक है ना, इससे पता लगा कि समय कितना है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है ना, सूर्य उदय व सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो इसको बोलते हैं स्थानीय स्थानीय समय। सूर्य की स्थिति को देखकर जो समय बताते हैं उसको स्थानीय समय बोलते हैं। जैसे आगे लिख रहा है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से लगाया जा सकता है। तो स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से। तो जैसे जो दोपहर में सबसे छोटी होगी, छोटी क्यों होगी, क्योंकि सूरज अपने सर के ऊपर होगा, तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होगी क्योंकि वो छिपरा होता है। ठीक है, तो स्थानीय समय तो ये हो गया अपना। अब है मानक समय। अब मानक समय के बारे में पढ़ेंगे अपन कि ग्रीनिच जो इंग्लैंड में पे स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब ये है कि ग्रीनिच यहाँ ये है, तो ये देशांतर खींच दिया अपन ने। तो यहाँ पे भी अगर दोपहर हो रही है तो यहाँ पे दोपहर, यहाँ पे भी दोपहर और यहाँ पे भी दोपहर होगी। ठीक है ना। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कि पूरब से है, तो यहाँ पे तो प्लस में होगा और यहाँ पे होगा इधर की साइड पश्चिम में होगा माइनस में। ठीक है, ये तो होंगे आगे आगे और ये होंगे पीछे इस दिशा के। ठीक है, कि आगे होगा पीछे होगा ये होगा। ठीक है, तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब इसको पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360/24, तो ये हो गया 15 डिग्री। तो एक घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। एक घंटे में 15 डिग्री, तो एक डिग्री में कितना हो, तो 60 सेकंड मान लें उसको। 60 सेकंड मतलब 1 डिग्री/15 ऐसे काटेंगे तो 4 मिनट। ये 60 सेकंड वो मिनट होंगे, मिनट, तो ये 4 मिनट। इस पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ठीक है ना। तो वो अब उस वाले देखो, ये देखते अपन कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट व 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार वह ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं। अगर मान लो ग्रीनिच में 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15+4, तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे हुआ, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। देखो ये वाला अपन ने पढ़ा था ना, ये वाला देख लेते अपन, ये वाला अब ये काम आएगा अपने। देखो, तो देखो ये यहाँ ये पूरब की साइड है, पूरब के देश है, ये भारत, ये अपना भारत। ठीक है ना, और ये पश्चिम देश है। तो देखो ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे आके ये 5.5 डिग्री, ये 5.5 घंटे आगे हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और ये आधे घंटा और। ठीक है ना। तो 5.5 घंटा आगे अपन ग्रीन से 5.5 घंटा आगे। और अगर यहाँ पे मान लो यहाँ के यहाँ 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ कितने बजेंगे अपने भारत में, 5:30 बजे बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये और ये वाला ये 180 डिग्री
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये वाली, इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, ये 180, ये 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। तो लगे पता अपन को कि ये समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। तो ग्रीन पे जितने भी देश होंगे उनके सभी देशों का जो टाइम होगा वो समान होगा। जैसे इंग्लैंड में यहाँ पे घाना यहाँ पे होगा, तो इनके यहाँ पे 12 बजे, तो यहाँ पे भी 12 ही बजे होंगे। पर भारत में यहाँ पे 5.5 घंटे आगे होगा ये, और यहाँ 5.5 को मतलब जो भी पीछे होगा वो घंटों के हिसाब से पीछे होगा। ठीक है। तो ये अब हम मानक समय क्यों मानते हैं, नहीं मानक समय क्यों जरूरत है अपन को मानक समय की, अपन ने मानक समय बना तो दिया, तो ऐसे ज़रूरत क्या पड़ रही है मानक समय की। अब देखिए आगे इसको, जैसे मान लो ये अपना भारत है। ठीक है। अब भारत है तो भारत में यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, भारत में यहाँ कोई राजस्थान का कोई आदमी या अरुणाचल प्रदेश जाता है, तो उसको लगेगा कि उसकी जो वो तो स्थानीय समय से चलेगा। तो स्थानीय समय का मतलब क्या है, सूर्यास्त की परछाई के माध्यम से चलेगा वो। तो परछाई देखेगा यहाँ तो छोटी हो रही है, यहाँ बड़ी हो रही है, और यहाँ बड़ी होती जा रही है, तो इसे बढ़ती जा रही है परछाई उसकी। ठीक है। और फिर जब इधर से आएगा वो, तो यहाँ पे बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ तो यहाँ से जाने पर तो समय बढ़ रहा है और यहाँ से आने पर समय घट रहा है, तो वो कंफ्यूज जाएगा। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन ने मानक समय को अपनाया है। ठीक है ना। तो इसलिए अपन ने मानक समय अपनाया है। ठीक। तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में मतलब रेलगाड़ी, जैसे मान लो रेलगाड़ी होंगी तो उनके लिए भी समय सारणी अलग होगी। अगर मान लो यहाँ के कोई सुबह, यहाँ सूरज सबसे जल्दी उगेगा, देखो ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री, तो इनके 2 घंटे का अंतर होगा। इसमें 2 घंटे का अंतर होगा। मान लो कि यहाँ सुबह के 8 बज रहे हों, यहाँ सुबह के, अगर यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हों, तो यहाँ तो ये आगे 8 घंटे, तो यहाँ क्या बज रहे होंगे, यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे, यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो भाई स्कूल का टाइमिंग भी गलत हो जाएगा कि अगर मान लो यहाँ बच्चे 8 बजे जाते हैं और यहाँ पे 6 बजे भी तो जगह ही हैं स्कूल बच्चे, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए मानक अपन को मान लिया ये वाला। तो यहाँ पे 22 डिग्री अपन 82 डिग्री अपन ने समय मानक मान लिया है। ठीक है। तो ये है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है ना। तो इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य के भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसी यामोत्तर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। ठीक है। तो इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का एक मानक समय मान लिया गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो अपन को देख रहे हैं कि 82.5 डिग्री क्या है, तो भारतीय मानक रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा ये भी 82.5 डिग्री है ये। ठीक है ना। ध्यान रखना अपन को कि 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री करके ये 82.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे देख लेते हैं और बचा है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। भोपाल कहाँ पे, एमपी में, है ना। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे, देखते हैं कि भारत व इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे हो रहा है, दोपहर के शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के
साढ़े 7 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या होगा? बताओ। आप जानते होंगे कि देखो इंग्लैंड का है 0 डिग्री, इंग्लैंड से गुजरती है। तो यहाँ तो 12 बज रहे होंगे, जैसे मान लें यहाँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे ये मैच आएगा? यहाँ 2 बजे टेलीकास्ट होगा, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे उस टाइम पे? उस टाइम बजे होंगे यहाँ पे 7:30। तो यहाँ पे 7:30 भारत में 7:30 टेलीकास्ट। और यहाँ पे अगर मान लो कि 5 बजे, ये 2 घंटे और 3 घंटे चलता है, मान लो 3 घंटे चलता है, मतलब 5 बजे ख़त्म होता है, तो इसमें 3 घंटे और जोड़ देना है, तो ये 10 बजे 10:30 बजे आके ख़त्म होगा ये। ठीक है। तो अगर देर रात हो जाए तो वो सो नहीं पाएंगे। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो यहाँ का समय ग्रीनिच समय के 5 घंटे 30 मिनट आगे, ये अपन को पढ़ लेना, बिल्कुल याद कर लेना, 5.5 घंटे आगे अपन ग्रीनिच से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है। मतलब देशांतर विस्तार अधिक कैसे होगा? मान लो कि कोई जैसे रूस है, हैं रूस है, तो रूस कितना बड़ा देश है, तो उसमें टाइम जोन 5 टाइम जोन है, उसमें मतलब 5 मानक रेखा है। अपने तो यहाँ पे एक ही मानक रेखा है, पर वहाँ पे 5 हैं। तो वहाँ पे क्या है, जब वो व्यक्तियों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना, कोई आने जाने में। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है। देशांतर विस्तार अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका क्षेत्रफल, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, सॉरी वो 5 नहीं 11 को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र 75 डिग्री देशांतर तक ही घेरता है। तो ठीक है, बस अपना हो गया ये यहाँ पे ख़त्म। तो अब आप पढ़ते ही इनको, आप क्वेश्चनों को आप कर लेना खुद ही, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन है सभी कर लेना। तो बस आप खुश रहिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।